छात्रों, एबीसी चौगाई क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का भव्य स्वागत है। आज मैं धातुओं की उपस्थिति के बारे में बतलाऊंगा। इसके पूर्व मैंने कल धातु के अध्ययन के बारे में बतलाया था। प्राचीन काल में धातु 8 ज्ञात थे, धीरे धीरे 20 ज्ञात हुआ, फिर 50 हुआ, फिर आवर्त तालिका बनी। मेंडलीव ने आवर्त तालिका बनाया, मोसले ने बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अब मैं धातुओं की उपस्थिति यानी ओक्यूरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में बतलाऊंगा। तो धातुएं धरती के अंदर पाई जाती है और जो कुछ भी वस्तु धरती के अंदर से निकलता है वे सब के सब खनिज कहलाते हैं। और उन्हीं खनिजों के बीच कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अयस्क कहलाते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, धातुओं की उपस्थिति अर्थात ओक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। अब इसमें जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं धरती के अंदर से वे सब के सब खनिज कहलाते हैं। यानी धातु या उसके यौगिकों से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि धरती के भीतर से हम जो कुछ भी पदार्थ प्राप्त करते हैं वे सब के सब खनिज कहलाते हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि आखिर अयस्क क्या है। यानी अयस्क वे हैं अर्थात वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। अर्थात सभी अयस्क खनिज कहलाते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब रहा प्रश्न कि क्या सोना, चांदी, तांबा, लोहा ये सब खनिज है? तो हाँ, ये सब के सब खनिज हैं और इसके अयस्क होते हैं। अब इसमें जो कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं वे मुक्त अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं, वे यौगिकों के रूप में नहीं प्राप्त होते, जबकि अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिकों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। अब उन यौगिकों के शुद्धिकरण करके उसके शुद्ध धातु प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के अयस्क, एल्यूमिना, बॉक्साइट ये सब है। लोहा के अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब है जो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। जैसे तांबा के अयस्क कॉपर पाइराइट्स ये प्रमुख अयस्क है, इन्हीं से तांबा प्राप्त किए जाते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किए जाते हैं। लोहा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से प्राप्त किए जाते हैं। जबकि सोना, चांदी, प्लेटिनम ये जो है धातु कम अभिक्रियाशील है, ये मुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि धातुएं मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम ये जो है कम अभिक्रियाशील है, इसलिए ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता ये जो धातु है ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। इन्हीं अयस्कों के शुद्धिकरण करके सांद्रित करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राकृत में जो कुछ भी वस्तुएं धरती के अंदर से प्राप्त की जाती है वे सब के सब खनिज कहलाते हैं और उनसे जो शुद्ध करके पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं वे अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार खनिज और अयस्क में ये अंतर भी हो जाएगा कि सभी अयस्क खनिज कहलाते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं कहलाते हैं। अब मैं आगे कुछ प्रमुख अयस्कों के बारे में बतलाऊंगा। अयस्कों के प्रकार। ऐसे तो अयस्क बहुत प्रकार के होते हैं, पर यहाँ मैंने अयस्कों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है। पहला सल्फाइड ऑक्साइड अयस्क,
पहला ऑक्साइड अयस्क, दूसरा सल्फाइड अयस्क, तीसरा कार्बोनेट अयस्क, चौथा हैलाइड अयस्क। अब ऑक्साइड अयस्क में जो प्रमुख अयस्क हैं वे देखिए। पहला ये Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र है। ये बॉक्साइट एल्युमिनियम के अयस्क है, इसी से एल्युमिनियम धातु प्राप्त किए जाते हैं। ये Al2O3.H2O ये एल्यूमिना है, इससे भी एल्युमिनियम की प्राप्ति की जाती है। ये Cu2O क्यूप्राइट है, इससे तांबा धातु यानी कॉपर धातु प्राप्त किए जाते हैं। ये Fe2O3 हेमाटाइट है और ये Fe3O4 मैग्नेटाइट है, इससे लोहे की प्राप्ति की जाती है। ये ZnO जिंकाइट कहलाता है, इसी से जिंक धातु या जस्ता धातु प्राप्त किया जाता है। और ये Al2O3 एल्युमिनियम की ऑक्साइड है जो कोरंडम कहलाता है, इससे भी एल्युमिनियम की प्राप्ति की जाती है। अब देखिए सल्फाइड अयस्क के बारे में। तो सल्फाइड अयस्क में ये लोहा का सल्फाइड, जिसे हम आयरन पाइराइड्स FeS2 को आयरन पाइराइड्स कहा जाता है। ये ZnS है, इसे जिंक ब्लेंड, इससे जस्ता धातु प्राप्त किया जाता है। ये गैलेना है PbS, इसे सीसा धातु प्राप्त किया जाता है। ये HgS सिनेबार है, इससे पारा की प्राप्ति की जाती है। ये Cu2S जो है कॉपर ग्लांस है, इससे भी हम तांबा धातु प्राप्त करते हैं। अब देखिए कार्बोनेट अयस्क में, कार्बोनेट अयस्क में ये लाइमस्टोन है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है, इसे खड़िया भी कहा जाता है। तो ये लाइमस्टोन के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सीडेराइट है FeCO3, इससे भी लोहे की प्राप्ति की जाती है। ये कैलेमाइन है जिंक कार्बोनेट, इससे जस्ता धातु प्राप्त किया जाता है। ये मैग्नेसाइट है MgCO3, इससे मैग्नीशियम धातु प्राप्त की जाती है। चौथा देखिए हैलाइड अयस्क। हैलाइड अयस्क में दो प्रमुख अयस्क है, एक है NaCl, इसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है, और ये AgCl सिल्वर ग्लांस है। अब देखिए एक और हैलाइड अयस्क में है, वो KCl कहलाता है। KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। KCl देखिए, KCl मतलब ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम क्लोराइड है। ये सेंधा नमक का सूत्र है जो कि हम खाते हैं। सेंधा नमक एक शुद्ध नमक है, यदि हम इस नमक का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक भोजन में तो इससे हमारा स्वास्थ्य NaCl की अपेक्षा अच्छा रहता है, ठीक रहता है। तो KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। तो इस प्रकार मैंने यहाँ अयस्क को 4 भागों में विभाजित करके ऑक्साइड अयस्क के बारे में, सल्फाइड अयस्क के बारे में, कार्बोनेट अयस्क के बारे में, हैलाइड अयस्क के बारे में बतलाया। अब धातु कर्म के बारे में समझ लीजिए। धातु कर्म क्या है? तो धातु कर्म ये है कि अयस्कों से शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। जो हम धातु के अयस्क पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं तो उसको हम धातु कर्म के माध्यम से शुद्धिकरण करते हैं। धातु कर्म यानी मेटलर्जी। मेटलर्जी धातुओं की शोधन प्रक्रिया है, यानी हम जो कुछ भी खनिज और अयस्क प्राप्त करते हैं उन अयस्कों के शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। और धातु कर्म के कुछ प्रमुख चरण हैं, जैसे सबसे पहले हम प्रारंभिक उपचार करते हैं, इसको हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। इसके भी 4 प्रकार हैं, जैसे हाथ से चुनकर, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। इन 4 प्रकार से हम प्रारंभिक उपचार करते हैं, यानी पहले हम प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी अयस्क मिला है उन अयस्कों को पहले
हाथ से ही चून करके उसकी अशुद्धियों को दूर कर दे। उसके बाद हाथ से चुनने के बाद भी यदि कुछ अशुद्धि रह जाती है तो दूसरे उपचार में सांद्रित अयस्क का भर्जन करते हैं, यानी हम जारण करते हैं। जैसे रोस्टिंग ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, यानी जला करके जारण क्रिया द्वारा अयस्कों को हम शुद्ध करते हैं। उसके बाद तीसरे चरण में सांद्रित अयस्क का निष्ठापन करते हैं, यानी कैल्सिनेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। चौथे नंबर पे अवकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके माध्यम से अयस्कों को शुद्ध किया जाता है, अवकरण यानी कि रिडक्शन। और पांचवें नंबर पे अशुद्ध धातु का शोधन, अर्थात उसमें जो अशुद्ध अब रह जाता है तो अंतिम स्थिति में रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। इस प्रकार से हम अयस्क को शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के उपरांत हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। अब उस धातु से हम विभिन्न प्रकार के वस्तु पदार्थ बना सकते हैं। तो इस प्रकार आज धातु कर्म के बारे में और धातुओं की उपस्थिति के बारे में, धातुओं के प्रमुख अयस्क क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया। अब मैं कुछ आप लोगों को प्रश्न दे देना चाहता हूं। जैसे कि कल के क्लास में 5 प्रश्न दिए थे, आप लोगों से मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो नहीं दिया है, पर कुछ विद्यार्थी इसका उत्तर सटीक दिए हैं, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। अब आज भी कुछ 5 प्रश्न है। पहला, खनिज एवं अयस्क में अंतर करें। कोरंडम एवं गैलेना के सूत्र लिखें। धातु कर्म क्या है, भर्जन का क्या अर्थ होता है, मैग्नीशियम के अयस्क के नाम बताएं। और एक बात और कि कल धातुओं के अध्ययन के बारे में जो मैं कल बता रहा था, उसमें एक मुझसे मिस्टेक हो गया था। वो लेड का सूत्र मैंने गलत लिख दिया था। तो लेड का सूत्र ये पीबी होगा, जबकि मैंने कल पीडी लिख दिया था। ये प्लेटिनम का सूत्र है और ये लेड का सूत्र है। तो जो भी विद्यार्थी इस त्रुटि को देखे होंगे तो उसको अपने नोटबुक में सुधार लेंगे और लेड का सूत्र पीबी लिख देंगे। और मन से पढ़े, दूसरों को भी प्रेरित करे, स्वयं भी पढ़े और प्रतिदिन नियम पूर्वक इस वीडियो को देखें, दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एबीसी चौगाई क्लास।